हेलो कंपटीटर्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हमारे चैनल वेब्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रेटजी पे। और आज का द हिंदू में क्या क्या है उसका हम लोग मुद्दा देखेंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका वेब्स एकेडमी 24। ठीक है, तो आज का मुद्दा हम लोग देखते हैं। फर्स्ट मुद्दा पे चलते हैं। क्या है आज पहला न्यूज़ जो है हमारा, जो पहला न्यूज़ को देखते हैं। तो पहला न्यूज़ क्या बोलता है कि एरोस्पेस जो स्टार्टअप्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्लासिक अप्रोच छोड़नी चाहिए। किसने बोला है? तो पूर्व इसरो प्रमुख ने बोला है। तो इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार कहा गया है कि भारत में जो उभर रहे हैं स्टार्टअप्स, उनको क्या करना चाहिए, नवाचार के लिए, जो इनोवेशन के लिए क्या करना चाहिए, क्लासिकल तरीकों से बाहर निकल के क्या करना चाहिए, तेज़ी से बदलती जो अभी के दौर में जिसकी ज़रूरत है, तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में पुराने ढर्रे का काम करना अब पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है? पहले का तरीका का अपनाना नहीं होगा, इसके लिए क्लासिक अप्रोच को अपनाना चाहिए, ठीक है? तो ये समझेंगे कि हम लोग कि क्लासिक अप्रोच क्या है? किसे कहते हैं, ठीक है? तो क्लासिक अप्रोच क्या है? तो क्लासिक अप्रोच से क्या तात्पर्य है? तो देखते हैं। तो पहला क्या है? अत्यधिक सरकारी निर्भरता, क्योंकि अभी भी हमारा क्या है, जो स्टार्टअप्स हैं, वो क्या है, सरकारी खर्चों पे निर्भर रहते हैं, ठीक है? और क्या है दूसरा? लंबी और जटिल अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया, ठीक है? आर-एन-डी प्रक्रिया जो है बहुत जटिल है और बहुत लंबा होता है, ठीक? फिर दूसरा है, तीसरा है कि जोखिम लेने से ये इन लोग बचते हैं, केवल स्थापित तकनीकों पर निर्भर रहते हैं और धीमी निर्णय प्रक्रिया है, ठीक है? निर्णय भी लेने में इन लोग बहुत ही समय लगाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? क्लासिक अप्रोच। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? तो इसको बदलने की क्या आवश्यकता है, ठीक है? इसको बदलने की आवश्यकता क्यों है? तो देखते हैं, पहला क्या है कि तेज़ी से जो वैश्विक तकनीक में परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए ज़रूरी है। और जो क्या है कि जैसे एआई आ गया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया, 3D प्रिंटिंग आ गया, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जैसे तकनीकों आ रहे हैं। तो ये तेज़ी से क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गया है, जैसे स्पेस एक्स आ गया है, ब्लू ओरिजिन जैसे निजी खिलाड़ी भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसमें क्या है कि वैश्विक ग्लोबल पार्टिसिपेशन जो है, भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो गया है। अब क्या है, थर्ड में है क्या, लागत और समय की बचत, ठीक है? जैसे लीन इनोवेशन मॉडल जो है, अधिक प्रभावी है। तो इन लोग क्या है कि कम लागत में भी और समय को भी बचाता है, ठीक? बचत कर लेते हैं। चौथा मुद्दा हम लोग क्या देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, उसके लिए क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि ये बदलाव करना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्रों को भूमिका बढ़ाने का आवश्यकता है, ताकि तभी तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, तभी तो हम अपने भारत में ही सारे प्रोडक्शन और तकनीकों का का निर्माण करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या बोल रहा है? कि इसमें क्या है कि हम लोग को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो नवीन दृष्टिकोण, जो है, मॉडर्न विज़न को अपनाना चाहिए। तो पहला क्या होगा? डिसरप्टिव इनोवेशन अपनाना चाहिए, ठीक है? और सेकंड क्या हो गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। स्टार्टअप से एकेडमी, एकेडमी से इसरो, ये सब क्या है कि आपस में सहयोग करना चाहिए। और क्या है? तेज़ तेज़ प्रोटोटाइपेशन, तेज प्रोटोटाइप टाइपिंग और परीक्षण में जो हम लोग का है, वो तेज़ी में लाना चाहिए। और क्या है कि विफलता को जब विफल हो जाए, तो उससे क्या है कि उस सीखने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, विफल हो गए हैं, तो उससे स्वीकार करना चाहिए। अब क्या है, भारत में क्या है इसके लिए अवसर? भारत में अवसर क्या है? देखते हैं कि भारत में अवसर क्या है इसको बदलने का। तो भारत में अवसर है, जैसे इन स्पेस हो गया, ये क्या है, प्राइवेट जो संस्थाएँ हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। एनसीआईएल है जैसी संस्थाएँ, जो क्या है कि जो कमर्शियल कमर्शियल जो काम होते हैं इन स्पेस के मैटर में, तो वो ये देखते हैं। नई स्पेस नीति आया है 2023 का। फिर थर्ड में है, बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है। कम लागत में
प्रक्षेपण की क्षमता भी है इसरो के पास। तो इसलिए क्या है कि हमारे जो ये इसरो से के प्रमुख जो बोले हैं कि अब जो क्लासिकल अप्रोच है, उसे छोड़कर आप नवीन जो मॉडर्न दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। अब सेकंड मुद्दा देखते हैं, तो सेकंड में क्या है? सेकंड में है, हाल ही में जो हुआ है आपका एक्सरसाइज़ डेज़र्ट साइक्लोन। एक्सरसाइज़ डेज़र्ट साइक्लोन किनके-किनके बीच होता है? तो ये होता है भारत और यूएई के बीच, ठीक है? पहला तो है कि एक मतलब ये इसका पहला संस्करण जो हुआ था 2024 में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। अब ये दूसरा संस्करण है जो 18 से 30 दिसंबर तक 2025 में अभी चल रहा है। कहाँ? ये यूएई में चलेगा, अबू धाबी में चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भारत और सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग और तालमेल को मजबूत करना है और शांति स्थापना करना है। आतंक रोधी जो काउंटर टेररिज्म अभियानों को और संयुक्त मिशन योजना का अभ्यास करना है। ठीक है? तो ये पहला जो हुआ था ये याद रखने होगा कि कब स्टार्ट इसका हुआ था, तो 2024 में स्टार्ट हुआ था। जो कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ये सेकंड एडिशन है इस एक्सरसाइज का जो कहाँ हो रहा है? यूएई के अबू धाबी में हो रहा है। अब थोड़ा-सा हम लोग जानते हैं कि यूएई के बारे में जानते हैं। यूएई के बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानते हैं। तो ईयूए के बारे में जानते हैं क्या है? इसका कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। सबसे बड़ा शहर इसका कौन-सा है? दुबई है। जो क्या है दुबई है जो व्यापार, पर्यटन रियल एस्टेट और फाइनेंस का वैश्विक केंद्र माना जाता है दुबई शहर। ठीक है? याद रखिएगा कि दुबई शहर जो है व्यापार, पर्यटन और रियल एस्टेट फाइनेंस के मामले में वैश्विक केंद्र है। और यहाँ का करेंसी क्या है? तो ये दिरहम है। और भाषा क्या है? अरबी है, जो आधिकारिक भाषा है। आगे बढ़ते हैं इसका और भी डिटेल जानते हैं इसके बारे में। तो अब देखिए क्या है कि भारत और यूएई का संबंध के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या है संबंध जो है रणनीतिक साझेदारी है। कहाँ किसमें? तो 2017 से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अपना रहा है। दूसरा में क्या है? रक्षा सहयोग में क्या करता है? तो संयुक्त सैन्याभ्यास करता है। जैसे देखिए अभी देखे थे डेज़र्ट साइक्लोन अभियान है। जो ये कैसा अभियान है? आर्मी का है। और जायद तलवार जो अभ्यास करते हैं, जो नेवी का करते हैं। तो याद रखिएगा कि यूएई के साथ 2 होते हैं अभ्यास, एक डेज़र्ट साइक्लोन और जायद तलवार। जो इसका डेज़र्ट साइक्लोन का कब स्टार्टिंग हुआ था? तो 2024 में हुआ था और ये 2025 में अभी यूएई में अबू धाबी में हो रहा है, जो सेकंड संस्करण है। अब आते हैं कि आर्थिक संबंध कैसा है हमारा? तो यूएई का भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदारी भी है और सेपा एग्रीमेंट इसके साथ हो रखा है 2022 में ही। कल ही हम लोग इस मुद्दे को पढ़े थे और व्यापार और निवेश रोजगार में भी वृद्धि आता है, ठीक है? अब आगे और चलते हैं इसका। यहाँ पे क्या है, यूएई में क्या है कि भारतीय प्रवासी लगभग 35 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं, जो क्या बनता है? रेमिटेंस का स्रोत बनता है। कल हम आप लोगों को बताए थे कि मैं आप लोगों को गल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल के बारे में आप लोगों को पढ़ाएँगे, खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में पढ़ाएँगे। तो मैं इसी में लगा दिया हूँ क्योंकि यूएई भी इसका सदस्य है, ठीक है? तो आप चलते हैं हम लोग गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1981 में हुआ था। इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है और ये स्वरूप कैसा है? तो क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? रीजनल इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। उद्देश्य इसका क्या है? किस लिए बनाया गया है? तो राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा और सुरक्षा सहयोग जो खाड़ी क्षेत्रों में स्थिरता लाने के लिए ये आपस में अपना गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल बनाए हुए हैं। कितने देशों सदस्य हैं? तो 6 देश हैं। पहला कौन-सा? सऊदी अरब अब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया जो यूएई कहा जाता है, कतर हो गया, कुवैत हो गया और ओमान हो गया और बहरीन हो गया। कल इसके बारे में, ओमान के बारे में भी हम लोग कुछ-कुछ जाने हैं। आज यूएई के बारे में जाने हैं। तो इसी तरीके आप जितने भी देश के बारे में जो मुद्दा आते रहेगा, उसका मैं डिटेल करवाते जाऊँगा और जो भी मतलब बाहर के जो संस्था हैं या परिषद हैं, उनके बारे में भी ऐसे ही मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है? आगे देखते हैं हम थर्ड मुद्दा पे आते हैं हम लोग। तो थर्ड मुद्दा क्या कहता है हमारा कि हाल ही में पमीर पर्वत जो है क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर अध्ययन को लेकर चर्चा में है। पमीर पर्वत क्यों मतलब चर्चा में है? तो जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर अध्ययन को लेकर चर्चा में है। क्या हुआ है?
तो पमीर क्षेत्र के ग्लेशियर से आइस कोर, ठीक है? आइस कोर जो बर्फ के नमूने निकाले गए हैं। इनका उपयोग क्या है? हजारों वर्षों के जलवायु इतिहास को समझने के लिए किया जा रहा है। और कुछ अध्ययन जो बताया जा रहा है कि ये जो काराकोरम टाइप एनोमली है, उससे जोड़ के देखा जा रहा है। अब हम लोग सबसे पहले जो जानते हैं ना कि पामीर के बारे में जानते हैं, पामीर पर्वत के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग ये आइस कोर के भी बारे में जानेंगे कि क्या होता है आइस कोर। तो पामीर पर्वत के बारे में पहले जानते हैं। तो पामीर पर्वत में ये कहाँ है स्थित है? तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में स्थित है। और इस प्रमुख देश कहाँ-कहाँ तक फैले हुए हैं? तो तजाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, चीन में, किर्गिस्तान में, ये चारों देश में ये फैला हुआ है। उपनाम इसका क्या है? तो इसको क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है किसको? पामीर पर्वत को। इसकी विशेषताएँ क्या है? यहाँ कई पर्वत श्रेणियाँ मिलती है, इसलिए इसे पामीर नोट कहा जाता है। ठीक है? इसकी विशेषता क्या है कि बहुत सारी यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि इससे जो निकलने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन-कौन है? हिमालय है, काराकोरम है, हिंदुकुश है, तियानसान है और कुनलुन है। ये याद रखिएगा कि पामीर पर्वत से कौन से प्रमुख पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश, तियानसान और कुनलुन है। अब देखिए, आइस कोर के बारे में हम लोग जानते हैं, आइस कोर। आइस कोर क्या होती है? तो आइस कोर बर्फ की मोटी चादरें या ग्लेशियर से ड्रिलिंग द्वारा निकाला गया बेलनाकार बर्फ का नमूना होता है। आइस कोर क्या हो गया? यहाँ पे मोटी चादर है, जिसको क्या है बेलनाकार जो ड्रिलिंग द्वारा क्या कहा जाता है? बेलनाकार नमूनों को, बर्फ के नमूनों को बोला जाता है क्या? आइस कोर। इसमें हजारों से लाखों वर्षों की जलवायु जानकारी परतों के रूप में सुरक्षित रहता है। इसमें क्या रहता है कि इसकी जो परत के अंदर रहता है कि हजारों वर्षों, लाखों वर्षों क्या हुआ था, उसकी जानकारी इसमें मतलब होती है कि पहले क्या हो रखा है यहाँ पे। यहाँ से जानकारी मिलती है इस पामी पर्वत के बारे में जानकारी और भी डिटेल में हम लोग जानने के लिए कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, इसके बारे में ये बहुत ही मतलब इसमें अहम भूमिका निभाएगी। कौन? ये आइस कोर। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का चौथा मुद्दा पे चलते हैं। चौथा मुद्दा पे क्या है कि सीहॉक हेलीकॉप्टर, ठीक है, न्यूज़ में है। तो क्या है? ये भारतीय नौसेना जो है अभी, जो दूसरा एमएच 60R सीहॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन आईएनएस जो 335 में ऑस्प्रेस को गोवा में क्या किया गया? आईएनएस आईएनएस हंसा पर कमीशन किया गया। किस पे? आईएनएस हंसा पे कमीशन किया, सीहॉक हेलीकॉप्टर को। यह क्या है कि नौसेना को क्या देगा? समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध जो होगा, एंटी सबमरीन वारफेयर में क्षमताओं को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। कौन? एमएच 60R सीहॉक। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या है? यह मल्टी रोल मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है, जिससे अमेरिका कौन बनाया है इसको? कैसा है? मल्टी रोल मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है। ये बहुत मतलब ये निगरानी भी करेगा, युद्ध भी करेगा। ये मल्टी रोल अपनाता है, ठीक है? अब क्या है? अमेरिकन कंपनी ये लॉकहीड मार्टिन और सिकोर्सिक स्काई द्वारा इसको विकसित किया गया है। सीहॉक हेलीकॉप्टर जो है विशेष रूप से क्या है? ये देखिए पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, एंटी सबमरीन वारफेयर है, एंटी सरफेस मिशन है, सर्विलांस करेगा, सर्च करेगा, रेस्क्यू करेगा और लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, ये भी सहायता करेगा। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। समझे? आगे चलते हैं, आगे में क्या है? यह विमान प्लेटफ़ॉर्म भारत अमेरिका रणनीतिक रक्षा जो साझेदारी है, उसको भी बढ़ावा करेगा। ख़ासकर हिंद महासागर में समुद्री रक्षा का सहयोग करेगा और क्या करेगा ये? आगे बढ़ते हैं और इसका महत्व अब देखते हैं। क्या महत्व है? तो पहला महत्व है कि समुद्री रक्षा करेगा। ये क्या करेगा? एंटी सबमरीन जो वारफेयर है, उसको क्या करेगा? क्षमताओं से क्या करेगा? समुद्री सीमाओं का रक्षा करेगा और हिंद महासागर में भारत की क्षमता को और बढ़ाएगा। फिर दूसरा महत्व क्या है? भारत में अमेरिका रक्षा सहयोग भी बढ़ावा करेगा, क्योंकि क्या? हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए अमेरिका के साथ सस्टेनमेंट डील से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सामरिक रक्षा संबंध मजबूत होता है। अब क्या आता है? थर्ड में क्या आता है? तो स्वदेशी क्षमता निर्माण भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि समझौता में कहा गया है कि भारत में मरम्मत होगा, तकनीकी रख-रखाव सुविधा भी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। जिससे क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा।
अब थर्ड में क्या है कि ओशियन इंडियन जो इंडियन ओशियन रीजन है, उसमें भारत की भूमिका को ये बढ़ाएगा, क्योंकि आधुनिक एयर और नेवल प्लेटफॉर्म से भारत इंडियन ओशियन रीजन को सुरक्षा साझेदारी और नेटवर्किंग में एक मजबूती खिलाड़ी बनाता है। कौन ये बनाएगा? आपका एम एच आर सी हॉक 60 एम एच आर 60 सी हॉक। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? आगे इसका तो आगे मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा ये आपका मुद्दा आ गया 5 नंबर, इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज सार्थक। ठीक है, ये भी न्यूज़ में है, जहाज सार्थक। देखिए आज जो है आपको कहीं न कहीं ज़्यादा मुद्दा किससे मिल रहा है? समुद्री से ज़्यादा मुद्दा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पीछे भी हम लोग सीहॉक के हैं, वो भी एंटी सब मैरीन वारफेयर भी करेगा, निगरानी करेगा, समुद्री तट को भी निगरानी नौसेना के लिए ही है। ये भी देखिए जहाज जो है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जहाज सार्थक के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि भारतीय तट रक्षक बल जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसका जहाज आईसीजी सार्थक ने हाल ही में ईरान के चबार बंदरगाह पर पहला पोर्ट कॉल किया है। ये भारत जो ईरान के चाबहार पोर्ट है, ईरान का चाबहार पोर्ट कहाँ है? तो सॉरी, ईरान के चाबहार पोर्ट पे क्या किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आईसीजी सार्थक अपना वहां पर पोर्ट कॉल किया गया है। अब क्या है कि भारत और ईरान समुद्री रणनीति को सहयोग को दर्शाता है। क्या कर रहा है ये जो आईसीजी सार्थक गया है वहां पे, तो ये भारत और ईरान का समुद्री रणनीतिक सहयोग को दर्शा रहा है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट के बारे में। तो स्थान कहाँ है? ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट, ओमान की खाड़ी पर स्थित है ये पाकिस्तान के जो ग्वादर पोर्ट से अलग और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जो ग्वादर पोर्ट है ना पाकिस्तान का, वो किसने बनवाया है? तो चाइना ने बनवाया है, चाइना के द्वारा वो बना गया है। तो उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या किया है कि ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण किया गया है, भारत द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत के लिए क्यों क्या महत्व है? इसको विकसित करने का क्या है इससे फायदा? तो क्या करेगा कि ये अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच में अहम भूमिका निभाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को बायपास कर देंगे। हम लोग बिना पाकिस्तान जाए हुए आपका मध्य अफ़गानिस्तान में भी चला जाएँगे और मध्य एशिया तक पहुँच जाएँगे। फिर इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसका भी एक अहम हिस्सा है। व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी में वृद्धि करेगा और चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को संतुलन मतलब काउंटर करेगा। ये कौन? आपका हमारा चाबहार बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। आईसीजी सार्थक जो पोर्ट कॉल का रणनीतिक महत्व क्या है? महत्व देखते हैं। तो भारत और ईरान के बीच समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा और सर्च और रेस्क्यू में में सहायता करेगा, समुद्री कानून प्रवर्तन में सहयोग देगा और जो हिंद महासागर क्षेत्र जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती भूमिका को भी और भी ये क्या करेगा? बढ़ावा देगा। तटरक्षक बल को सॉफ्ट पावर और मैरीटाइम डिप्लोमेसी में जो नीति में सहायता प्रदान करेगा। कौन? ये आईसीजी चाबहार आईसीजी सार्थक पोर्ट का करेगा। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या देखते हैं? तो यहाँ पे और क्या है? भारत और ईरान का संबंध हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं कि क्या है। तो इसमें पहला जो संबंध है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध है। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को देखते हैं कि भारत और ईरान का संबंध जो है हज़ारों वर्ष पुराना है हम लोग का। व्यापार और संस्कृति, भाषा, सभ्यता के ऐतिहासिक संपर्क है हमारा। फ़ारसी भाषा का भारतीय संस्कृति पे प्रभाव है। कल हम लोग पढ़े थे जब मेडिवल हिस्ट्री का क्लास लिए थे, वहाँ पे भी फ़ारसी भाषा का हम लोग देखे थे कि मुगल काल में जो लोग थे वो अपना फ़ारसी भाषा का उपयोग करते थे। आप जाके जो मेरा टॉप 50 जो है हमारा मेडिएवल हिस्ट्री का एमसीक्यू करवाया हूँ, उसमें जाके देखिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल से उसपे और उसको आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध कैसा है? तो दोनों देश सभ्यतागत राज्य है, ठीक है? सिविलाइज़ेशन स्टेट है। उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताएँ होती हैं, संयुक्त आयोग बैठकें होती हैं, बहुपक्षीय मंच जैसे यूएन और एससीओ पर आपसी सहयोग प्रदान करते हैं। फिर है थर्ड में फोर्थ में क्या है? ऊर्जा सहयोग। ईरान भारत का
पारंपरिक क्या है, तेल आपूर्ति करता है। वहाँ से भारत ईरान से तेल मँगाता है। लेकिन अभी क्या है कि अमेरिका प्रतिबंध के कारण आयात में अभी कमी आई है। भविष्य में ऊर्जा सहयोग के भी बड़े संभावना है आपस में दोनों का। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, कनेक्टिविटी और व्यापार कैसा है? तो आईएनएसटीसी के माध्यम से भारत कैसे जाएगा? ईरान जाएगा, ईरान से रूस जाएगा और यूरोप जाएगा। पूरे व्यापार को ऐसे आईएनएसटीसी के माध्यम से ये अपना व्यापार बढ़ावा करेगा। तो जिसमें ये क्या है, ईरान भी अपना अहम भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। अब क्या करते हैं, परिवहन और लागत में और समय में भी कमी आएगा, डायरेक्ट यहाँ से चले जाएँगे तो। मध्य एशिया में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी। अब सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में देखते हैं क्या है, तो अफ़गानिस्तान में शांति और स्थिरता में साझा हित है। अफ़गानिस्तान में जो चल रहा था, उसमें क्या है कि शांति और स्थिरता लाने में दोनों का एक जैसा हित ही था। और क्या है, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरोध सहयोग करता है आपस में। काउंटर टेररिज्म के लिए ये आपस में सहयोग करता है। अब हिंद महासागर में जो क्षेत्र में समुद्री रक्षा के लिए दोनों मतलब ये आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है? अब थोड़ा-सा जान लेते हैं कि इतना इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जानकारी ले लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1978 में। भारतीय तट रक्षक अधिनियम, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 में जो आया था, उसके तहत इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रशासनिक मंत्रालय कौन है? रक्षा मंत्रालय के ये अधीन आता है। कौन? इंडियन कोस्ट गार्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का छठे मुद्दे पे आते हैं हम लोग। तो क्या है, ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल 2025। ठीक है, क्या है ये बिल? ये बिल क्यों है, क्यों लाया गया है? तो इस बिल में क्या है, तो ये बिल भारत सरकार द्वारा पेश किया गया है। नई माइग्रेशन और औद्योगिक गतिशीलता विधेयक है, जिसका उद्देश्य क्या है, पुराने इमिग्रेशन एक्ट 1983 का जो आया था, उसको ये बदलने के लिए लाया गया है। क्या? ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल। ठीक है, अब क्या है कि इससे क्या होगा, तो ये भारत के नागरिकों को वैध और सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से विदेश में काम करने और कौशल प्रशिक्षण आदि के अवसरों को बढ़ाने और उनकी सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। कौन सा? ये बिल, ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन वेलफेयर बिल 2025। अब आगे में क्या कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर जो है, ये जो ड्राफ्ट बिल पर जनमत जनमत के लिए, ठीक है, और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, मांगे हैं। ठीक है, समय सीमा बढ़ाई गई है। औपनिवेशिक युग के जो है 1983 के कानून को आधुनिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ढालने की कोशिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, तो इसमें क्या है, सकारात्मक। अब कोई भी बिल आता है तो उसमें सकारात्मक और आलोचनात्मक दोनों रहता है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। तो ये सकारात्मक पक्ष वाले कौन कौन है, क्या कह रहे हैं सकारात्मक पक्ष? बिल को जो है, विधेयक को है, वैश्विक श्रम बाजार में क्या है, भारतीय युवाओं को गतिशीलता और रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम मान रहा है। ठीक है, सकारात्मक पक्ष का दूसरा का क्या कहना है कि यह नीति भारत के आर्थिक कूटनीति का हिस्सा भी बन सकती है, जिससे विदेशों में भारतीय कामगारों को हिस्सेदारी को और बढ़ावा देगी। आलोचना अब क्रिटिसाइज इसको करेगा, क्या इस चुनौतियां हैं? तो पहला क्या बोला गया है, कानूनी एवं संवैधानिक चुनौतियां। कानूनी एवं संवैधानिक चुनौतियां में क्या है कि जो सीपीआईएम का जो सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जैसे कुछ प्रावधान जैसे क्लॉज 12 से विशिष्ट समूह के विरुद्ध भेदभाव या मनमानी के जोखिम है, जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। इनका कहना क्या है कि जैसे कुछ प्रावधान जो हैं, तो विशेष समूह के विरुद्ध ये भेदभाव या मनमानी को जोखिम है, जो संवैधानिक खिलाफ है। अब सेकंड में क्या देखते हैं कि श्रमिक सुरक्षा पर चिंता जताया जा रहा है। कैसे भाई? क्या होगा? कुछ विश्लेषणों का कहना है कि बिल में मजदूरों के अधिकार और सुरक्षा प्रावधानों को कमजोर कर सकता है, जिससे शोषण एवं मानव तस्करी का दुरुपयोग का खतरा और बढ़ेगा। अब थर्ड का क्या कहना है? संघर्षरत दृष्टिकोण है अपनाया गया है इसमें। एक समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिल माइग्रेंट श्रमिकों की उपेक्षित रणनीति साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो असुरक्षित और जोखिमपूर्ण भूमिका में जाते हैं।
अब इनका और देखते हैं कि और क्या है। ठीक है, आलोचना हो गया। अब इसका कहते हैं बिल का ज़रूरत क्यों है? ऐसा क्यों बिल का ज़रूरत है, इस बिल का लाने की? तो पिछले इमिग्रेशन जो एक्ट 1983 है, जो पुराने वैश्विक रोज़गार एवं प्रवास के परिदृश्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। पहले आज के जो युग चल रहा है, वो व्यापार और जो रोज़गार का जो अवसर है ना, बहुत अलग कर दिया प्रवास और रोज़गार में। ये बहुत ही अब हाई-टेक हो गया है। पहले क्या था, जिस एरा में ये बना गया था, मतलब जिस समय ये बना गया था, वो पुराने टाइम के अकॉर्डिंग था। आज के टाइम के अकॉर्डिंग ये एक्ट काम नहीं कर रहा है। आज के ग्लोबल लेबर मार्केट में तकनीक आ गया है, तकनीकी रोज़गार आ गया है, प्रतिभा गतिशील को चुनौतियाँ में यह अप्रासंगिक हो गया है, ठीक है? अब क्या है, दूसरा में क्या क्यों ज़रूरी है? तो भारतीय युवा को विदेश में काम करने का रुझान बढ़ा है। यही कारण है कि नीति निर्माताओं ने माइग्रेशन प्रबंधन को सुव्यवस्थित और पारदर्शी और श्रमिक हितैषी बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि यहाँ के लोगों का क्या है, भारतीय युवा विदेश में काम करने के लिए मतलब ज़्यादा ही जाने का मतलब एक ट्रेंड बन गया है। तो इसी को ध्यान में रख के ये माइग्रेशन प्रबंधन को सुव्यवस्थित और पारदर्शी, श्रमिक हितैषी बनाने का प्रयास किया है सरकार ने। अब थोड़ा-सा फैक्ट पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स फैक्ट पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो क्या है, ओवरसीज़ मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल 2025, शॉर्ट में इन लोग याद रखेंगे। इमिग्रेशन एक्ट 1983 को बदलने के लिए नई कार्यस्थल गतिशीलता में नीति आएगी। मुख्य लक्ष्य क्या है? श्रमिकों के लाभार्थ सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी विदेश विदेश काम प्रणाली स्थापित करना है। ठीक है? आप इतना ही मतलब जो है कि इतना कम से कम याद रहना चाहिए, ताकि आप वो जब पेपर देने जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरसीज़ मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल 2025 क्या था? उसका उद्देश्य क्या था और उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इतना ही याद रखना है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट मुद्दा था। तो आपको कैसा लगा आज का हमारा द हिंदू का क्लास? आप ज़रूर हमारे कमेंट में करके बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24, वेब्स अकेडमी 24 पे जुड़े रहिए। और हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आपको वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी पे आप जाके सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। और हमारे जो वीडियो पे हैं वो आप सुझाव दे सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।